हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अपने पास में स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 13.2। 13.2 में अपने पास में क्या है, 13.2 में अपने पास में 13.1 में हमने पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी कि एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन है और उसके रेस्पेक्ट में दूसरे की फाइंड करनी है। 13.2 में अपने पास में पढ़नी है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। ये अपने को पढ़ना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। इसके अंदर हमें दो चीज़ें और पढ़नी है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होते हैं वो भी पढ़ना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी पढ़ना है, मुझे म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट भी पढ़ना है। तो दो तीन चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। तो आपके पास देखो मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो किसी भी प्रोबेबिलिटी के आपके पास में जो भी दो सब प्रोबेबिलिटी है उनके मल्टीप्लाई के इक्वल रहेगी, है ना। दैट्स कॉल्ड उनके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। दूसरी चीज़ इंडिपेंडेंट इवेंट किसको कहना है कि अगर कहीं पे भी आपको पी ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट्स दिखता है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू पी ए डॉट पी बी। अगर आपके पास में दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन दोनों की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल है तो दैट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट। इसको कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। दैट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। की प्रोबेबिलिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लाई के इक्वल, दैट्स कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। उसको कहेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। तो 13.2 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं पढ़ रहा हूँ। इफ पी ए इज इक्वल्स टू 3/5 है, पी ए आपको 3/5 गिवन है, पी बी 1/5 आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। फाइंड पी ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड करो। अगर पी ए और पी बी कैसा है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। देखो तो पी ए और पी बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो अभी अपन ने देखा था कि इंडिपेंडेंट इवेंट होने की वजह से इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, पी ए डॉट पी बी के इक्वल होगा। पी ए आपको गिवन है, पी बी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.25 क्या हो जाएगा आपके पास में, आपका आंसर हो जाएगा इंडिपेंडेंट इवेंट होने की वजह से। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास में सेकेंड क्वेश्चन बुक से आपके पास में। 2 कार्ड ड्रॉन एट द रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड्स है स्टूडेंट्स, उसमें से आपको क्या करना है, दो कार्ड निकालने हैं। ओके, 2 कार्ड्स ड्रॉन एट द रैंडम, रैंडमली आपको दो कार्ड सेलेक्ट करने हैं। आपके पास में टोटल 52 कार्ड्स है, उसमें से दो कार्ड रैंडमली सेलेक्ट करना विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब जो निकाल लिया उसको वापस अंदर नहीं रखना। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब उसको वापस उस डेक के अंदर नहीं रखना है, उसको साइड में रखना है। तो देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ कार्ड आर ब्लैक, दोनों के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अपन पता है कि 52 कार्ड्स में से ब्लैक के कार्ड्स कितने होते हैं, ब्लैक प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 26। तो जो पहला कार्ड्स निकालेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आपके पास में, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपके पास में है, कैसे निकालेंगे। तो पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 26/52। पहले कार्ड के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी, उसको निकाल के साइड में रख दिया तो दूसरा कार्ड क्या निकलेगा, दूसरा कार्ड निकलेगा 25/51, क्योंकि एक कार्ड तो कम पड़ गया इसलिए 25 और टोटल में से भी एक कम पड़ गया तो 51। तो जो टोटल रिजल्टेंट प्रोबेबिलिटी है ऑफ आपके पास में दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। वो एक इंडिपेंडेंट इवेंट की तरह ही कंसिडर किया जा रहा है आपके पास में, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी डिफरेंट है। इसलिए तो अपन क्या करेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, आप पी ई भी लिख सकते थे इसको, पी ई इज इक्वल्स टू 26/52 मल्टीप्लाई 25/51। पहले कार्ड की प्रोबेबिलिटी ब्लैक होने की कितनी, 26/52, क्योंकि 26 टोटल ब्लैक होते हैं और 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, एक साइड में रख दिया तो 25/51। अब देखो ध्यान में, अगर रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं होता तो सेकंड वाला भी कितना होता, 26/52 होता। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट आपके पास में है कि विदाउट रिप्लेसमेंट करना है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, एक कार्ड कम हो जाएगा। विथ रिप्लेसमेंट होता तो एक कार्ड कम नहीं होता, वो भी कितना होता 26/52। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 25 के पास में आंसर हो जाएगा 102, है ना। ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व इसको कर सकते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय द एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सिलेक्टेड ऑफ ऑरेंज ड्रॉन विदाउट द रिप्लेसमेंट। If all of 3 orange are good, the box is approved for the sale. Otherwise, it is rejected. Otherwise, it is rejected. Find the probability that a box containing 15 orange, out of which the 12 are good and 3 are bad, so once will be approved for sale. ठीक। अब आपके पास में क्या है कि एक बॉक्स है। अब उसमें क्या करना है, बॉक्स को खोलना तो है नहीं, अब इस एक एक बॉक्स को आपके पास में उसके अंदर ऑरेंज है। अब क्या करना है कि ये बॉक्स जिसके अंदर ऑरेंज है आपके पास में, आपको क्या करना है, इसको सेल करना है कि भैया ये सेलिंग के लिए अप्रूवल है कि नहीं है। तो अब क्या कहते हैं, बहुत सारे ऑरेंज हैं आपके पास में, इस बॉक्स के अंदर आपके पास में ये कह रहा है आपके पास में फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉक्स कंटेनिंग द 15 ऑरेंज। आपके पास में इस बॉक्स के अंदर 15 ऑरेंज है। तो एक तो है कि बॉक्स को खाली कर दो, देख लो कौन से ऑरेंज अच्छे हैं कौन से ऑरेंज ख़राब है, फिर वापस भर दो और फिर उसके बाद में सेल कर दो। लेकिन क्या है आपके पास में, ये कह रहा है कि ये टोटल 15 ऑरेंज हैं,
15 ऑरेंज में से आपके पास में 12 ऑरेंज तो है, वो तो गुड है, और 3 क्या है, बैड है। ध्यान रखना, 12 तो गुड ऑरेंज है, 12 तो ऑरेंज है वो गुड है, और 3 ऑरेंज क्या है, बैड है। आपके पास में 15 में से अब क्या करना है, आपको बॉक्स सेल करना है स्टूडेंट्स। सेल कब होगा आपके पास में, जब उसके अंदर अच्छे ऑरेंज निकलेंगे तभी तो सेल कर सकते हैं, बाकी खराब ऑरेंज निकलेंगे तो सेल क्यों करेंगे आप। तो उसने कहा कि इसको सेल करने के लिए आपको एक वे यूज़ करना है। कौन सा वे यूज़ करना है, आपको रैंडमली थ्री सेलेक्ट आपके पास में ऑरेंज निकालने। पहला निकालो, देखो कैसा है, दूसरा निकालो, देखो कैसा है, तीसरा निकालो, कैसा, देखो कैसा है। अगर आपके पास में तीनों के तीनों ऑरेंज अच्छे आते हैं, आपने 3 ऑरेंज निकालने हैं बॉक्स में से, पहला निकाला अच्छा है, ठीक है, उसको साइड में रखो। दूसरा निकाला अच्छा है, उसको साइड में रखो। तीसरा निकाला अच्छा है, उसको भी साइड में रखो। तो इसका मतलब ये है कि हमारा बॉक्स हम सेल कर सकते हैं। पहला निकाला खराब आ गया तो अपन उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। दूसरा भी खराब आ गया, रिजेक्ट कर देंगे। तीसरा खराब आ गया, रिजेक्ट कर देंगे। तो ये कह रहा है कि आपको बॉक्स को सेल करना है। सेल का मतलब क्या होना चाहिए, पहला ऑरेंज अच्छा आना चाहिए, दूसरा भी अच्छा आना चाहिए, तीसरा भी अच्छा आना चाहिए। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएंगी, पहले ऑरेंज के अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी, अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 12, और अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 12/15 पहले की। दूसरे की कितनी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दूसरा आपके पास में इसी का इवेंट है। दूसरे की कितनी 11/14 क्योंकि कम हो रहे हैं। तीसरे की कितनी आपके पास में 10/13, दैट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। देखो तो आपके पास में एज सिलेक्शन फॉर द ऑरेंज ऑफ द बॉक्स, दैट इज कितना हो जाएगा, पहला 12/15, दूसरा 11/14 और तीसरा 10/13। क्योंकि पहले ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 12/15, दूसरे कितनी हो जाएगी 11/14, तीसरे कितनी हो जाएगी 10/13। तीनों का प्रोडक्ट करेंगे 44/91 इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 4, अ फेयर कॉइन एंड अनबाइस्ड डाइस इज टॉस्ड, है ना। एक तो कॉइन है और एक अनबाइस्ड डाइस है ना। अनबाइस और बाइस से कंफ्यूज नहीं होना है आपके पास में। एक तो रोलिंग की हुई है, विदाउट रोलिंग की हुई है, तो उससे कोई कंफ्यूज नहीं होगा। डाइस से तो आउटकम वही रहेंगे, कितने 6 जो आउटकम्स होते हैं वो। तो कह रहे हैं एक कॉइन और एक अनबाइस्ड डाइस को टॉस किया गया। लेट ए इज द इवेंट, हेड इज अपियर ऑन द कॉइन एंड बी इज द इवेंट, 3 अपियर ऑन द डाइस, चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट। ठीक है, तो देखते हैं। एक तो आपने डाइस और एक कॉइन को टॉस किया। तो देखो डाइस और कॉइन को दोनों को एक साथ जब टॉस करेंगे आप, तो क्या होगा, H1 आ सकता है, H2 आ सकता है, H3 आ सकता है, H4 आ सकता है, H5 आ सकता है, H6 आ सकता है। ये आपके पास में क्वेश्चन ये कह रहा है, ए क्या कहता है, ए वापस पढ़ते हैं, लेट ए द इवेंट हेड अपियर ऑन द कॉइन एंड बी इज द इवेंट 3 अपियर ऑन द डाइस। तो हेड कब कब आएगा, वो ए है। हेड कब कब आ सकता है, 1 पे हेड, 2 पे हेड, 3 पे हेड, 4 पे हेड, 5 पे हेड और 6 पे हेड। तो ये तो हो गया ए। ए क्या था, हेड अपियर ऑन अ डाइस, हेड अपियर ऑन अ कॉइन, कॉइन के ऊपर हेड आना चाहिए। तो कॉइन के ऊपर हेड आ गया, तो डाइस के ऊपर 1 से लेकर 6 तक नंबर हो सकते हैं। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/12, 6/12 दैट इज 1/2। 6/12 की हुई क्योंकि टोटल आउटकम्स एस कितना होगा, एस होगा बेटा, देखो 6 तो ये क्या, ये H1 H2 H3 H4 H5 H6, H1 से लेकर के कहाँ तक, S6 तक, 6 तो ये है, और फिर यहाँ से T1 से लेकर के कहाँ तक, T6 तक, 6 ये हो गए। 6 और 6 कितने हो जाएंगे, टोटल 12 है। 12 में से ए के अंदर कितने हैं, H1 H2 H3 H4 H5 H6, तो 6, तो पी ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/12 दैट इज 1/2। और आपके पास में बी क्या था, बी इज अ इवेंट 3 ऑन अ डाई, डाई के ऊपर 3 होना चाहिए। तो डाई के ऊपर 3 कब आ रहा है, एक तो H में आ रहा है और एक T3 में आ रहा है आपके पास में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 2/12 दैट इज 1/6। तो अब देखो, अब कह रहा था कि आपके पास में दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है, तो अपने को इंटरसेक्शन की जरूरत भी पड़ेगी। तो इंटरसेक्शन कौन है, HT दैट इज 1/12। आपके पास में इंडिपेंडेंट इवेंट होने की कंडीशन ये रही कि पी ए इंटरसेक्शन भी कितना होना चाहिए, PA.PB होना चाहिए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो कितनी 1/12, और राइट हैंड साइड के अंदर PA.PB कितना 1/6 इंटू 1/2 दैट इज 1/12। तो 1/12 को हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज़ अ इंडिपेंडेंट इवेंट। ये दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और देखते हैं। लेट ई एंड एफ आर द इवेंट पी ई इज इक्वल्स टू 3/5 एंड पी एफ इज इक्वल्स टू 3/10 एंड पी ई इंटरसेक्शन एफ इज़ 1/5। ये तो आपको तीनों वैल्यू गिवन है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट और नॉट। तो इंडिपेंडेंट कब हो गए, जब पी ई डॉट आपके पास में पी ई डॉट पी एफ इंटरसेक्शन के इक्वल होगा, तो दैट इज़ 9/15, और ये कितना था इंटरसेक्शन 1/15, तो दैट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं है स्टूडेंट, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, गिवन दैट ए एंड बी आर द इवेंट्स इज दैट पी ए इज इक्वल्स टू 1/2, पी ए आपका 1/2 है, पी ए यूनियन बी 3/5 है, और पी बी कितना पी है, तो आपको बताना है आपके पास में
पी बी इज इक्वल टू पी ए, फाइंड द पी इफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट। देखो बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट दो कंडीशन है, एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एक इंडिपेंडेंट है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 0, ये तो होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट, इन दोनों का इंटरसेक्शन पी ए डॉट पी बी के इक्वल होता है। आगे बात समझ में, इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दोनों प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होती है इंडिपेंडेंट इवेंट में, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है स्टूडेंट्स, 0 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना स्टूडेंट्स, 0, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो यूनियन आपको गिवन है, यूनियन का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। बस आपके पास में अपने वैल्यू पुट की 3/5, 1/2 और पी, क्या करोगे आप, आपके पास में p की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, 3/5 माइनस का 1/2, तो दैट इज़ 10 आपके पास में एलसीएम आ जाएगा। तो 6 माइनस आपके पास में 5, ओके 6 आपके पास में ये रहेगा माइनस का 5, दैट इज़ 1/10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, p की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके और आपके पास में ये तो पहले तो p ए डॉट इंटरसेक्शन को कितना रखना है, 0, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा था इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए क्या करोगे आप, पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह कितना पुट करोगे, इस वाले में इसकी जगह कितना पुट करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, किन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका प्रोडक्ट, दैट इज कितना पुट करोगे, p/2। फिर आप इस पूरे को क्या करोगे, सॉल्व करेंगे। आपके पास में क्या निकल जाएगा, p, तो दो आंसर होंगे, एक पहले के लिए और एक आपके पास में इसके लिए इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। ओके तो यह 7 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ओके देखते हैं एक और क्वेश्चन आपके पास में, सारे ऐसे क्वेश्चन है, इसके 8 क्वेश्चन के अंदर आपको इंटरसेक्शन, यूनियन, a/b, b/a फाइंड करना है। ओके तो ये सब सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। कुछ नोटेशंस हमारे 11th क्लास के भी यूज़ किए जाएंगे, आइदर ए और बी, ए नॉट बी, बी नॉट ए, डैश वाला, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें आपके पास में यूज़ की जाएगी। अभी एक 14 क्वेश्चन और अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, वो भी कर लेते हैं अपन। क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए इज़ 1/2 एंड बी इज़ 1/3। ये कह रहा है कि किसी भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, बी के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3। इफ़ बोथ ऑफ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो फाइंड करो। दूसरा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, वो आपको फाइंड करना है। देखो तो प्रॉब्लम के सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी बाय ए 1 - 1/2 1/2, और प्रॉब्लम के सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी बाय बी, दैट इज 1/3 1 - 1/3 2/3। तो क्वेश्चन ये कह रहा था, पहला ये कह रहा था प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व कब हो जाएगी, देखो क्या हो जाएगी, पहला प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ए करेगा, बी नहीं करेगा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या फिर ये हो सकता है पी सॉल्व नहीं करे, बी सॉल्व करे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या फिर दोनों मिलकर के प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो आपके पास में 3 कंडीशन बन रही है। पहली, ए ने सॉल्व किया, बी ने नहीं किया। दूसरा, ए ने सॉल्व नहीं किया, बी ने किया। तीसरा, बी ने या ए ने, दोनों ने सॉल्व किया तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जब मोर देन 1 कंडीशन बनती है तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी उन सब का क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स, प्लस करना पड़ता है। जब और वाली कंडीशन बनती है मोर देन 1 तो उन सबको क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। तो इन सबको प्लस करना है, तो ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2, नहीं करने की 2/3, ए के सॉल्व नहीं करने की 1/2, बी के सॉल्व करने की 1/3, दोनों के सॉल्व करने की 1/2 1/3 हमने पुट किया, तो 4/6 आपके पास में हो गया आंसर, दैट इज 2/3 और आंसर, जिससे प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। अब आ रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, मतलब या तो ए करेगा या बी करेगा, मतलब ए ने की तो बी ने नहीं की, और बी ने की तो ए ने नहीं की। देखो ए ने की तो ए ने सॉल्व की, बी ने नहीं की, या फिर ए ने नहीं की, बी ने सॉल्व की। तो बस आपके पास में जो आपकी वैल्यू है 1/2 2/3, 1/2 1/3 सॉल्व कर दो तो 1/2 आपका क्या हो जाएगा आंसर, जिसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 13.2 के, आप भी क्वेश्चंस करें, एग्जांपल करें एक्सरसाइज के, और क्वेश्चंस भी करें, देखें किस तरीके से आपके पास में लिखना है, कैसे कैसे क्वेश्चन करने हैं, रिजल्टेंट वैल्यू किन कैसे दो आपके पास में प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई होता है, और किस तरीके से आपके पास में क्वेश्चंस हैं। तो आप एक्सरसाइज 13.2 है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल से आप एग्जांपल करेंगे, वीडियो देखेंगे, एग्जांपल करेंगे और क्वेश्चन करें तो आपके पास में आपका काम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट आपके पास में। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है आपके पास में, दैट इज बाइस थ्योरम, वो अच्छा है, देखेंगे उसको, दैट इज 13.3 के अंदर। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट है अपनी बायस थ्योरम 13.3 एक्सरसाइज जो है। देखो इसको समझना है, कंसेप्ट को समझना और फॉर्मूले को समझना है। कंसेप्ट और फॉर्मूला समझ में आ गया तो हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कंसेप्ट और फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कंसेप्ट और फॉर्मूला मेनली अपने को समझना है कि कंसेप्ट क्या है इसका बायस थ्योरम का, और यूज़ कहाँ पर करनी है, क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, समझना। क्वेश्चन एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, उस एग्जाम्पल से आपको समझना है ना। फिर क्वेश्चन करेंगे अपन। देखो 2 बॉक्स थे,
एक B1 है और एक B2 है, 2 बॉक्स है B1 और B2। B1 बॉक्स के अंदर 6 रेड बॉल है और 4 ब्लू बॉल है। B2 बॉक्स के अंदर 6 रेड बॉल है और 5 ब्लू बॉल है। ध्यान से समझना, आपके पास में अगर आपके पास में 2 बॉक्स है B1 और B2, 6 रेड बॉल है, 5 ब्लू बॉल है, 6 रेड बॉल है और आपके पास में 4 ब्लू बॉल है। B1 के अंदर 4 ब्लू है और B2 के अंदर आपके पास में 5 ब्लू है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, दोनों बॉक्स को अंधेरे में रख दिया, एक रूम है जिसके डार्क रूम है उसके अंदर रख दिया। ठीक है, आपको ये कहा कि भैया देखो बैग में से आपको दूसरे बैग में से एक ब्लू बॉल निकालनी है। ठीक है, ऐसा कह दिया, आपको अंधेरा दिख तो नहीं रहा, आपके पास में ये भी पता नहीं चल रहा कि बैग B1 कौन सा है, बैग B2 कौन सा है। आप गए, कोशिश की, आंख बंद, आपको दिख नहीं रहा था, पर अपने पास में आपने कोशिश की एक बैग से बॉल निकालने की, ब्लू कलर की बॉल, वो भी आपको पता नहीं कि बॉल ब्लू कलर की कैसी है ना। आपको तो बॉल निकालनी है क्योंकि कलर को तो आप टच करके तो फील कर नहीं सकते कलर तो, है ना। तो आपको बॉल निकालनी है, वो ब्लू होनी चाहिए आपके पास में, पहली कंडीशन। ठीक है, फिर आपके पास में वो कह रहा है कि ब्लू बॉल निकालनी है, वो भी सेकंड बैग से होनी चाहिए। तो ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया कि एक तो दिख नहीं रहा, डार्क रूम में दिख नहीं रहा, 2 बैग पड़े हैं, अब ब्लू बॉल निकालनी है, वो भी B2 बैग से होनी चाहिए। तो भी कोशिश की हमने इसको निकालने की, तो कोशिश की तो हमारे पास में कई बार हो गया कि कोशिश सक्सेस भी होगी, कई बार कोशिश फेल भी हो जाएगी। कोशिश सक्सेस भी होगी और कोशिश फेल भी हो जाएगी। अब कोशिश सक्सेस होगी तो अच्छी बात है, हम विन हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी, और कोशिश फेल हो जाएगी तो प्रोबेबिलिटी हमारी 0 रह जाएगी। आई बात समझा। तो बाइस थ्योरम आपके पास में क्या कहती है कि 2 इवेंट है आपके पास में, उन दोनों में इंडिपेंडेंट है। अब क्या करना है, चलो उन्होंने कहा इसको थोड़ा सा और सिंपल कर देते हैं। इसका सिंपल ये कर देते हैं आपके पास में, हम आपको बैग नहीं बताएंगे, ठीक है, हम आपको बॉल बता देंगे। ठीक है, जब आपकी बॉल निकलेगी आप हमारी तरफ करेंगे तो हम बता देंगे कि ये कौन से कलर की है। ठीक है, इतना कर सकते हैं, हम बैग नहीं बताएंगे। आपको क्या करना है, अब क्या करना है कि बॉल ब्लू निकालनी है, लेकिन वो फर्स्ट बैग से होनी चाहिए। अब आपको बैग निकालने की कन्फ्यूजन हो गया, भाई आपने बॉल निकाली, दोनों बैग से चेक किया आपके पास में कि पहले बैग से बॉल निकाली, ब्लू होनी चाहिए, या फिर दूसरे बैग से बॉल निकालनी है, ब्लू होनी चाहिए, या फिर रेड होनी चाहिए बॉल, वो भी आपके पास में। फिर बताना है कि वो बैग सेकेंड है ना। पहले आपको नहीं कहा कि बैग बताना है, भाई आपको किसी ने कहा कि आपके पास में सामने, आपके पास में आंखों के सामने 2 बैग पड़े हुए हैं, कहा कि भाई B2 बैग से रेड बॉल निकालो, तो आपने B2 बैग को खोला, रेड बॉल निकाल दी, बस काम खत्म हो गया। पर ऐसा नहीं है, ऐसा है कि पहले आपको बॉल निकालनी है, फिर डिसाइड करना है कि वो जो बॉल निकली है दैट इज़ रिलेटेड टू बैग B1 और दैट इज़ रिलेटेड टू बैग B2। बॉल के बेसिस पे डिसाइड करना है कि आपके पास में आप जो निकाली है वो रिलेटेड टू बैग B1 है, मतलब रिलेटेड टू फर्स्ट इवेंट है, या रिलेटेड टू सेकंड इवेंट है। पहले आपके पास में बैग नहीं बताना है, पहले आपको बॉल का यूज़ करते हुए बैग डिसाइड करना है। ठीक है ना, बैग डिसाइड करके बॉल नहीं निकालनी है। फिर बैग डिसाइड करके बॉल निकालने के, भाई उस बैग में से बॉल निकालो तो हर कोई निकालेगा, उसने ये नहीं कहा, आप बॉल निकालो, फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि जो हमने कहा था वो सही हुआ कि नहीं हुआ, आपकी जो बॉल निकली वो सेकंड बैग से निकली कि नहीं निकली, दैट इज़ अ। तो उसके लिए ऐसी सिचुएशन में हम बाइस थ्योरम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले इस एग्जाम्पल को समझो क्या कह रहा है, पहले इस एग्जाम्पल को समझो क्या कह रहा है। आपके पास में पहले बैग 6 रेड है, 4 ब्लू है, इधर से 6 रेड है और 5 ब्लू है। ठीक है, अब देखो दोनों बैग के इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये E1 है, ये E2 है, 2 बैग में से एक की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2, दूसरे की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। तो PE1 1/2 हो गया, PE2 1/2 हो गया, एक और होता तो 1/3 1/3 1/3 प्रोबेबिलिटी हो जाती। ठीक है, अब क्या है, अब क्या करना था आपके पास में, आपको एक रेड बॉल निकालनी है। तो क्या करेंगे, रेड बॉल निकालने के लिए लेट बी इज द इवेंट और सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल। बी ए क्या है, एक इवेंट का नाम दीजिए, कुछ भी इवेंट का नाम रख दो, ई नहीं रखेंगे क्योंकि ई आपने ऊपर रख दिया है। ABCD 26 अल्फ़ाबेट में से आप कोई सा भी एक लेटर रख दो, है ना। तो ए एक इवेंट है, क्या है, क्वेश्चन ने कहा है कि आपको रेड बॉल निकालो जो कि आपके पास में सेकेंड बैग से होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने कहा आपके पास में बैग सेकंड सेलेक्ट करना है, तो हमने कहा आपके पास में कि PA/E1 कितना होगा, पहले बैग में रेड बॉल कितनी है 5/9, और दूसरे बैग में आपके पास में रेड बॉल कितनी है, आपके पास में ये 6 नहीं है, इसको 5 कर देंगे। ओके, क्वेश्चन 5 से सॉल्व किया हुआ है, तो ये 5 रेड बॉल कर देंगे। ठीक है, तो आपके पास में पहले के अंदर 5 रेड है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9, दूसरे के अंदर आपके पास में 6 रेड बॉल है तो PA/E2 कितना हो जाएगा आपके पास में, तो पहला तो हो जाएगा A/E1, ये 5 है ना, इसको 6 को 5 करेंगे, ये 5 है, 6 नहीं है। ठीक है, आपके पास में तो A/E1 तो कितना हो जाएगा 5/9 और A/E2 कितना हो जाएगा 6/11। तो अपन क्या करेंगे कि रेड बॉल निकालेंगे, रेड बॉल दैट इज़ निकालनी है जिसकी प्रोबेबिलिटी रिलेटेड टू फर्स्ट बैग दैट इज़ A/E1, और रेड बॉल निकालनी है दैट इज़ सेकंड बैग दैट इज़ A/E2 जो कितना है 6/11। एक तो 5/9 हो गया, एक बाय 6/11 हो गया। अब क्या करना है आपके पास में,
रेड बॉल निकाल दी दोनों में से। अब क्या करना है, अब आपने जो रेड बॉल निकाली है वो बैक सेकंड से रिलेटेड होनी चाहिए। तो बैक सेकंड से रिलेटेड होनी चाहिए मतलब सेकंड इवेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। तो उसको आप कैसे लिखेंगे, ई इवेंट होना चाहिए रेड बॉल का, E2 इवेंट होना चाहिए रेड बॉल के लिए। तो उसको आपके पास में E2/A लिखना है। अगर आपके पास में पहले बॉक्स से होगा तो E1/A लिखेंगे, ठीक है। उसका ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना आप। P जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जिस बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका इवेंट मल्टीप्लाई उसमें जो भी जिसमें से जो निकालना था रेड बॉल ब्लू बॉल उसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन आपके पास में प्रोबेबिलिटी का सम। प्रोबेबिलिटी का सम कैसे करना है, आपके पास में आपकी मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी चल रही है तो PE/E2 मल्टीप्लाई PA/E2 अपॉन जो पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी है PE1/E1 प्लस PE2/E2, ये आपके पास में डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में सब प्रोबेबिलिटी चलेगी दोनों की, पहले की भी, पहला बॉक्स उसकी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे बॉक्स की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई उसके रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। और ऊपर क्या होगा, दूसरे बैग को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, रेड बॉल होनी चाहिए। आई बस समझ में। आपको क्या करना था, दूसरे बैग के अंदर रेड बॉल निकालनी है तो कैसे लिखेंगे, दूसरा बैग उसके अंदर रेड बॉल अपॉन पहले बैग उसकी रेड बॉल प्लस दूसरा बैग उसकी रेड बॉल। आई बात समझ में। वापिस दूसरा बैग सेलेक्ट करना है जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, रेड बॉल, मतलब रेड बॉल इज एसोसिएटेड विद द सेकंड बैग। तो कैसे लिखेंगे आप, दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई उसके अंदर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अपॉन पहले बैग मल्टीप्लाई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी प्लस दूसरे बैग की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो सारी वैल्यू आपने पहले निकाल ही ली कैलकुलेट करके, आप इसको पुट कर देंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 54/109। ओके, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं 13.3 पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपके पास में अपन पढ़ेंगे 13.3 के अंदर आपके पास में बायस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, बिना बायस थ्योरम के भी आपका काम हो जाएगा 13.3 के अंदर। स्टूडेंट्स इसके आप एग्जाम्पल करें, एग्जाम्पल काफ़ी अच्छे दे रखे हैं, काफ़ी अच्छे और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अब उसको सॉल्व करें। देखिए 13.3 एक्सरसाइज क्या कह रही है ना, एक ही इवेंट है तो आपके पास में बायस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं, बिना बायस थ्योरम के भी हो जाएगा। देखो अर्न कंटेन 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल। अर्न का मतलब एक कोई बैग है जिसके अंदर 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। अ बॉल इज ड्रॉन एट द रैंडम, उसमें से एक बॉल निकाली है। इट कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न, उसका कलर नोट करना है और अर्न के अंदर वापस रखना है। और 2 मोर एवर एडिशनल बॉल ऑफ द सेम कलर, 2 additional ball of the color drawn are put in the urn and then ball is drawn at the random. What is the probability that the second ball is red? समझना क्वेश्चन को क्या कहता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। एक क्वेश्चन के अंदर 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट्स ये करना है कि एक बॉल की सिलेक्शन करना है, उसमें से एक बॉल निकालनी है, उसको देखना है। अगर वो रेड कलर की है तो आपको क्या करना है, उसको तो रखना है, उसके अलावा 2 रेड कलर की बॉल और लिखनी है। फिर एक बॉल निकालनी है आपके पास में रैंडमली, आपके पास में सेकेंड बॉल जो निकालोगे आप वो रेड होनी चाहिए। आई बात समझे। आपने बॉल निकाली ब्लैक है तो आपको 2 ब्लैक बॉल रखनी है, आपने निकाली रेड है तो आपको 2 रेड बॉल निकलनी है। लेकिन सेकंड बॉल क्या होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए। पहले बॉल आपके कुछ भी हो, पहले बॉल चाहे ब्लैक हो या पहले बॉल चाहे रेड हो। तो आप सबसे पहले आपके पास में कैसे सिलेक्शन करेंगे, समझो। सबसे पहले आपने बैग में से बॉल निकाली, रेड निकली, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 5/10। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास में क्या करना है, तो आपके पास में फर्स्ट बॉल रेड निकली है, हमें फर्स्ट बॉल रेड निकालनी नहीं है आपके पास में, तो सेकेंड बॉल निकालनी है। तो सेकेंड बॉल रेड कब होगी, अब आपके 5 रेड निकले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 रेड और प्लस करनी पड़ेगी सेम कलर की। तो रेड कितनी होगी 7 और टोटल कितनी होगी आपके पास में 12। तो सेकेंड के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी अब 7/12। ये ऐसा हो सकता है पहली बार समझो। 5/12 पहली बॉल निकाली रेड थी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/10। अब आपने क्या किया, प्लस 2 सेम कलर की 2 बॉल और उसके अंदर रख दी है। अब आपके पास में सेकंड बॉल रेड निकालनी है, सेकंड बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, फर्स्ट तो ब्लैक होगी, फर्स्ट तो रेड होगी, हमें नहीं चाहिए। सेकंड के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 7/12, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 5/10 मल्टीप्लाई 7/12। या फिर क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पहली बॉल रेड ही निकले, पहली बॉल ब्लैक निकल सकती है। पहली बॉल ब्लैक निकली तो 5/10, वो भी 5 है तो 5/10। अब क्या करना है आपको, 2 ब्लैक बॉल मिलाएंगे, तो ब्लैक बॉल तो कितनी होगी, ब्लैक बॉल तो होगी 7, टोटल होगी 12, लेकिन रेड बॉल कितनी है 5 ही है तो 5/12। बस आप इन दोनों को सॉल्व कर दो, यू गेट द आंसर। हमेशा ध्यान क्या रखना है, सेकेंड बॉल जो है वो क्या होनी चाहिए, सेकेंड बॉल रेड होनी चाहिए। सेकेंड बॉल की रेड होने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी थी, तो डेट इज कितना आ गया 1/2 योर आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, जैसा कि पेपर ने क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन वही है, समझना। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ रहा हूँ, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अ बैग कंटेनिंग द 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। एक बैग है जिसके अंदर 4 रेड और 4 ब्लैक बॉल है। अनदर बैग कंटेनिंग द 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल, 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। ठीक है, ये दूसरे बैग के पास में है।
ठीक है। B1 आपके पास में पहला बैग है, B2 दूसरा बैग है, तो पहले बैग की PB1 कितना हो गया, PB2 1/2 हो गया, दोनों 1/2 हो गए। ठीक है, क्या करना है क्वेश्चन, वन ऑफ द टू बैग सेलेक्ट इज रैंडम एंड द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। आपको एक रेड बॉल निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग फर्स्ट बॉल से रिलेटेड आपको रेड बॉल निकालनी है। तो हमने कहा कि ए इज अ सिलेक्शन ऑफ रेड बॉल, तो आपके पास में पहले बैग में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी, A बाय आपके पास में B1 कितना, दैट इज़ 4/8 1/2, A/B2 कितना, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी 2 बाय आपके पास में 2 तो हो गया रेड बॉल, आपके पास में कितना 2/8 दैट इज़ 1/4 1/4 आपके पास में हो जाएगा आपका ये। तो अब आपके पास में कितना है, तो अब देखिए आपको क्या करना है, आपको एक रेड बॉल निकालनी है जो किससे एसोसिएटेड हो, फर्स्ट बैग से। तो फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई फर्स्ट बैग की रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अपॉन फर्स्ट बैग उसके रेड बॉल प्लस सेकंड बैग उसकी रेड बॉल, वैल्यू पुट कर दो, यानी यू गेट द आंसर। आई बात समझ में, बहुत सिंपल सा है। बैग का सिलेक्शन करो, अब जो निकालना उसकी प्रोबेबिलिटी लिख दो A/B1 करके और A/B2 करके, फिर फॉर्मूले के अंदर पुट कर लो। ध्यान रखना जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी जिस बैग की, वो मल्टीप्लाई उसके अंदर जो सिलेक्शन करना उसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन वो इंटू सिलेक्शन प्लस सेकंड बैग इंटू सिलेक्शन। ठीक है, तो दैट इज, इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो एक और क्वेश्चन करते हैं थर्ड उनके पास में, इन स्टूडेंट्स इन कॉलेज के अंदर स्टूडेंट इज नो दैट द 60% रिजाइड इन हॉस्टल, 60% हॉस्टल के अंदर रहते हैं एंड 40% डे स्कॉलर, 40 स्कॉलर है जो हॉस्टल के अंदर नहीं रहते, मतलब दो इवेंट हो गए, हॉस्टल और नॉन हॉस्टल। तो हॉस्टल की प्रोबेबिलिटी कितनी 60%, 60/100, नॉन हॉस्टल की कितनी 40/100। ठीक है, प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्टेड दैट 30% ऑफ द स्टूडेंट्स हु राइज इन हॉस्टल अटेंड ग्रेड A एंड 20% ऑफ डे स्कॉलर अटेंड ग्रेड A इन देयर एनुअल एग्जामिनेशन। प्रीवियस ईयर का रिजल्ट देखा, 30% ऐसे स्टूडेंट्स जिनको A ग्रेड मिला है वो हॉस्टल के अंदर रहते हैं, 20% वो स्टूडेंट जो जिनको A ग्रेड मिला हॉस्टल के अंदर नहीं रहते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट द रैंडम, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया फ्रॉम द कॉलेज एंड इज अटेंड द ग्रेड A ग्रेड को सिलेक्ट करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज द स्टूडेंट्स इज अ हॉस्टलर, हॉस्टल से रिलेटेड है, E1 से रिलेटेड है आपके पास में A ग्रेड, तो इवेंट इज A, तो आपके पास में निकालना तो क्या है PE1/A निकालना है। आई बात समझ में, हॉस्टल से रिलेटेड है। तो अब देखो क्या है, हॉस्टल वाले A ग्रेड कितने, हॉस्टल वाले A ग्रेड आपके पास में गिवन है 30%, तो PA/E1 कितना हो गया 30%, PA/E2 कितना हो गया 20%, नॉन हॉस्टलर। आपको क्या निकालना था PE1/A, आपके पास में ऐसे स्टूडेंट को निकालो जो हॉस्टल में रिलेटेड है A ग्रेड में आ गया। तो हॉस्टल की प्रोबेबिलिटी मतलब पहले इवेंट की प्रोबेबिलिटी उसके अंदर ग्रेड A की प्रोबेबिलिटी अपॉन हॉस्टल ग्रेड A प्लस नॉन हॉस्टल ग्रेड A, सॉल्व करेंगे 9/13 आपका आंसर। बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूला पुट करना है, आंसर आपके सामने है। फोर्थ देखो, इन आंसरिंग ऑफ अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एक MCQ टेस्ट हो रहा था, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक MCQ टेस्ट हो रहा था, स्टूडेंट्स आइदर नो द आंसर और गैस, स्टूडेंट्स या तो आंसर नो है या फिर उसका आंसर गैस करना है, या तो आंसर जानता है या आंसर नहीं जानता है, नो द आंसर और गैस द आंसर। ठीक है, आपके पास में दो इवेंट है, लेट 3/4 द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो द आंसर, उसके आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4 एंड 1/4 द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस द आंसर, आंसर की गैस करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु गेस द आंसर विल बी अ करेक्ट विद द प्रोबेबिलिटी 1/4, जो गैस करके आंसर दे रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स नो द आंसर गिवन दैट आंसर इज करेक्टली, आंसर जानता था और उसने दे दिया, एक तो गैस करके दे दिया और एक जानता था, तो दो इवेंट हो गए, E1 गैस द आंसर और E2 अब E1 नो द आंसर और E2 क्या है गैस द आंसर। ठीक है, अब क्या है आंसर क्या होना चाहिए करेक्ट होना चाहिए, तो आंसर करेक्ट होना चाहिए, तो आंसर वो जानता था और करेक्ट हो जावे, समझना आंसर जानता था और करेक्ट हो जावे, दैट्स कॉल्ड 100% प्रोबेबिलिटी, दैट्स कॉल्ड 1। ध्यान रखना, हम जानते हैं आंसर, हमसे किसी ने क्वेश्चन पूछा और हम आंसर जानते हैं, इसका मतलब क्या हो गया दैट्स कॉल्ड 100% प्रोबेबिलिटी, एकदम सही होगा, दैट इज कॉल्ड कितना 1। तो देखो E1 कौन सा था जानने वाला आंसर, कि हम आंसर जानते हैं, तो A/E1 क्या होगा करेक्ट है और जानते हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी 1, और आपके पास में गैस करके आंसर देने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। आई बात समझ में, गैस करके आंसर देने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। तब आपके पास में देखो सब कुछ दे रखा है, 3/4 द प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर नो द आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी PE1 आपके पास में E1 है 3/4, A/E1 1 हो गया, और आपके पास में PE2 कितना है दैट्स अगेन 1/4, वो 1/4 है आपके पास में है, A/E2 भी 1/4 है और PE2 भी 1/4 है। ठीक है, तो दैट इज 1/4 आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी, देखो नो द आंसर की प्रोबेबिलिटी PE2 दैट इज 3/4
और PE1 गैस करके दे रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। ओके, और A/E1 कितना हो गया 1, क्योंकि हम जानते हैं और हमने आंसर दे दिया, दैट्स करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें पता है आंसर यही है, करेक्ट आंसर 100%। और गैस करके आंसर देने की प्रोबेबिलिटी इसने दे रखी है, ये नहीं दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ने नहीं दे रखी है, बट अपने को ये यूज़ करना है। हम पता है कि अगर हम जानते हैं और आंसर देंगे तो आपके पास में क्या होगा 100% करेक्ट होगा, 100% प्रोबेबिलिटी होगी ये, ठीक है। और A/E2 आपको दे रखा है, आपने पुट कर दिया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपके पास में फॉर्मूला यूज़ कर दिया, आपके पास में नो द आंसर, तो नो द आंसर और आंसर के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, नो द आंसर करेक्ट प्लस गेस द आंसर और करेक्ट वैल्यू पुट कर दो। ओके, तो यू गेट द आंसर दैट इज 12/13, ठीक है। एक और करते हैं, देखो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सब में यही काम करना है, बहुत सिंपल से आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन का, सपोज ए गर्ल थ्रो अ डाई, एक गर्ल ने एक डाई थ्रो की है, ही गेट द 5 और 6, उसको 5 और 6 मिल रहे हैं। शी टॉस द कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है। अगर उसको 5 और 6 मिलता है तो वो आपके पास में शी टॉस द कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर ऑफ हेड, नंबर ऑफ हेड को नोट कर रहा है कब 5 और 6 में। इफ़ शी गेट 1 3 4, शी टॉस द कॉइन वंस, एक बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एंड नोटेड द वेदर द हेड और टेल इज ऑप्टेन, हेड और टेल आ रहे हैं तो क्या। इफ द एग्जैक्टली वन हेड्स, इफ शी ऑप्टेन एग्जैक्टली वन हेड, उसके एग्जैक्टली वन हेड आता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज थ्रो द फ्रॉम 1 2 3 4। देखो दो इवेंट है, एक में तो क्या करना है 5 6 है, 3 टाइम्स कॉइन को थ्रो करना है, और 1 2 3 4 पे कॉइन को एक बार टॉस करना है, ठीक है। ये दो कंडीशन है। तो हमने कहा पहला E1 कौन है 5 6, और दूसरा E2 कौन है 1 2 3 4। 1 2 3 4 क्या है, कॉइन को टॉस करना है एक बार, और 3 5 पे कॉइन को 3 टाइम्स। तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज 2/6, 2/6 हो जाएगा PE1। और आपके पास में कि 2/6 क्यों होगा, क्योंकि दो इवेंट आउट ऑफ 6, एक डाइस को थ्रो किया है स्टार्टिंग में, इसलिए एक डाइस को स्टार्टिंग में थ्रो किया है, तो टोटल आउटकम 6 हो गए, तो 2/6 हो गए PE1, और ये कितना 4/6, 2/3 PE2 हो गया। अब क्या करना है आपके पास में, देखो एग्जैक्टली वन हेड लाना है, एग्जैक्टली वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एग्जैक्टली वन हेड, एग्जैक्टली वन हेड कब आएगा, जब आप कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करोगे, तो आपके पास में एग्जैक्टली वन हेड कितनी टाइम आएगा 3 टाइम्स, 3 आउट ऑफ 8। और इसके अंदर आपके पास में एग्जैक्टली वन हेड कब आएगा, एग्जैक्टली वन हेड आएगा जब आपने एक बार कॉइन को एक बार थ्रो किया, तो कितना आएगा 1/2। तो ये आपका एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर क्या निकालना था एग्जैक्टली वन हेड। तो पहले इवेंट में एग्जैक्टली वन हेड कितना आएगा, एग्जैक्टली वन हेड कब आएगा, जब आपने 5 6 पे 3 टाइम्स कॉइन को थ्रो किया, तो 8 आउटकम्स हो गए, उसमें से 3 आउटकम्स ऐसे होंगे जिसमें एग्जैक्टली वन हेड होंगे, तो 3 आउट ऑफ 8। इधर एग्जैक्टली वन हेड कब आएगा, एग्जैक्टली वन हेड आएगा जब कॉइन को आपने एक बार थ्रो किया, तो एग्जैक्टली वन हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/2। अब आपको क्या करना था, आपको निकालना है एग्जैक्टली वन हेड की प्रोबेबिलिटी जो किससे रिलेटेड हो, E2 से रिलेटेड हो, तो E2/E1, तो E2 की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई एग्जैक्टली वन हेड ऑफ E2, P1 एग्जैक्टली वन हेड ऑफ E1 प्लस P2 एग्जैक्टली वन हेड ऑफ P2। सारी वैल्यू हमने दे रखी है, आप पुट कर देंगे तो यू गेट द आंसर। आपके पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा। ओके, समझना क्वेश्चन को। 5 और 6 इवेंट पे कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो करना है, 1 2 3 4 पे कॉइन को 1 टाइम थ्रो करना है, 2 आउटकम्स होंगे हेड टेल, इधर 8 आउटकम्स होंगे, उसमें से एग्जैक्टली वन हेड कितनी टाइम आएगा, ए हमारा कौन है एग्जैक्टली वन हेड है ये, ठीक है। तो A/E1 3/8, A/E2 कितना 1/2, बस पुट कर लो कि वो 1 2 3 आपके पास में किससे रिलेटेड है 1 2 3 4 से, तो यू गेट द आंसर दैट इज 5 आपके पास में 11, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट 12 का कह रहा है, बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, एक 52 कार्ड से एक कार्ड लॉस्ट हो रहा है, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स द पैक इज 2 कार्ड्स ड्रॉन, वी फाउंड दैट बोथ ऑफ डायमंड, ठीक है। रिमेनिंग कार्ड में से आपको क्या करना है 2 कार्ड्स निकालने हैं जिसमें से दोनों के दोनों क्या है डायमंड है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज बीइंग अ डायमंड। तो दो कंडीशन होगी, जो कार्ड खो गया वो डायमंड का होगा, या जो आपके पास में खोया वो डायमंड का नहीं होगा, ठीक है। तो हमने कहा E1 लॉस्ट कार्ड इज डायमंड और E2 लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड। ओके, दो कंडीशन है। उसने क्या कहा था कि आपको एक कार्ड खो गया है, उसमें से फिर आपको क्या करना है रिमेनिंग में से 2 कार्ड निकालने हैं। इट वॉज फाउंड इन बोथ ऑफ डायमंड, जो दोनों के दोनों क्या होना चाहिए डायमंड होना चाहिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, ठीक है। तो हमने कहा E1 क्या है लॉस्ट कार्ड इज डायमंड और E2 क्या है लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड। अब आपको क्या करना है, आपके पास में E1 क्या है, डायमंड के कार्ड कितने होते हैं, E1 आपके पास में 13/52 हो गया, और लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, अगर डायमंड का कार्ड खो गया तो आपके पास में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 39/52। आई बात समझ में भाई, PE1 कितना 13/52, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड,
आपके पास में, तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 13/52। लॉस्ट कार्ड इज़ नॉट अ डायमंड, अगर लॉस्ट कार्ड आपके पास में डायमंड का नहीं खोया है तो कोई दूसरा खोएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 39/52। ठीक है, अब देखो बोथ ऑफ कार्ड और डायमंड, दोनों के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, पहले कार्ड के डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, खोने के बाद, ओके खोने के बाद, पहले में क्या है लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, डायमंड का खो गया, तो डायमंड का होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 12/51 और 11/50, अगर डायमंड का खो गया तो, अगर डायमंड का नहीं खोया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 13/51 और 12/52, क्योंकि डायमंड का तो हमारे पास है, खोया वो दूसरा होगा। ओके, इवन आपके पास में 13/52 क्योंकि लॉस्ट कार्ड इस डायमंड है, तो उसके पास में उसके डायमंड की कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 13/52, और आपके पास में लॉस्ट कार्ड इज नॉट अ डायमंड, तो डायमंड नहीं है, तो दूसरे कार्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 13 को हटा देंगे, तो दैट इज समझना, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना सर, ये जो प्रोबेबिलिटी निकाली किसकी, उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी है जो कि डायमंड का है, ये किसकी है, उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी है आपके पास में जो डायमंड का नहीं था, डायमंड के नहीं है कितने हैं 13/52 है। और अब क्या है, बोथ ऑफ कार्ड इज डायमंड, दोनों डायमंड के निकालने कब, पहली कंडीशन क्या A/E1 क्या, E1 कौन था लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, अगर डायमंड का खोएगा तो डायमंड के 13 में से एक कार्ड खो गया तो प्रोबेबिलिटी कितनी, पहले की 12/51, दूसरे की कितनी 11/50, दो कार्ड निकालने हैं, जो खोया हुआ कार्ड डायमंड का नहीं था तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, डायमंड का मतलब 13 के 13 है, 13/15, दूसरा कार्ड खोया 12/52, ये निकल गया। अब आपको क्या करना था, E1 से रिलेटेड निकालना है कि जो आपके पास में कार्ड खोया है वो रिलेटेड टू द क्या है आपके पास में, दैट इज द लॉस्ट कार्ड इज बीइंग अ डायमंड, E1 अपॉन A/E1, E1 अपॉन A/E1 प्लस E2 मल्टीप्लाई PA/E2, वैल्यू पुट कर दो सारी की सारी जो आपने निकाल रखी है, दैट इज फॉर्मूला पुट करेंगे तो 11/50 आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके पास में जिसके अंदर आपके पास में आपको करना है ना, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास में ये करा देता हूँ मैं, 7 क्वेश्चन है। एक इंश्योरेंस कंपनी है ना, जिसके अंदर 200 स्कूटर ड्राइवर है, 2000 स्कूटर ड्राइवर है एंड 4000 कार ड्राइवर है, 2000 स्कूटर ड्राइवर है, 4000 कार ड्राइवर है और 6000 ट्रक ड्राइवर है, तो टोटल ड्राइवर कितने हो गए 12000। ठीक है, अब क्या करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट, इनके एक्सीडेंट की है ना प्रोबेबिलिटी दे रखी है, स्कूटर की 0.01 और आपके पास में कार की 0.03 और ट्रक की 0.15 रेस्पेक्टिवली है। वन ऑफ द इंश्योर पर्सन इज मीट इन द एक्सीडेंट, एक इंश्योर पर्सन एक्सीडेंट में मिला है, व्हाट इज द पार्टी दैट इज ए स्कूटर ड्राइवर, तो 3 हो गए, 3 इवेंट हो गए, स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर। कार ड्राइवर की, स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने हैं 2012 में से तो 1/6, कार ड्राइवर कितने हैं 4012 में से तो 1/3, आपके पास में ट्रक ड्राइवर कितने हैं 6012 में से तो कितना 1/2, तो ये तीनों की प्रोबेबिलिटी आ गई P1 P2 P3। अब क्या है, एक एक्सीडेंट पर्सन आपके पास में मिला है, तो स्कूटर से एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी A/E1 दैट इज 0.01, ये अपने को दे रखी है, A/E2 0.03 ये अपने को दे रखी है, और A/E3 कितना है आपके पास में 0.15 ये भी अपने को दे रखी है। आपको एक ऐसा पर्सन ढूंढना है जो किससे रिलेटेड हो, स्कूटर से, तो स्कूटर वाले की प्रोबेबिलिटी अपॉन एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी अपॉन P1 A/E1, E2 A/E2, PE3 A/E3, बस तो वैल्यू दे रखी थी वो आपको पुट करनी है, वो आपने पुट कर दी, पुट करने के बाद आपके पास में आंसर हो गया, तो दैट्स योर आंसर। तो 3 कंडीशन का भी बाइस थ्योरम आपके पास में लग सकती है, आपको कंडीशन पढ़नी है, पढ़ने के बाद आपको समझना है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपके पास में एक्सरसाइज कौन सी 13.3, जिसके अंदर आपको क्या निकालनी है बायस थ्योरम, बायस थ्योरम आपको निकालनी है कि किस तरीके से आपकी बायस थ्योरम है ना स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अपने पास में रैंडम वेरिएबल की, रैंडम वेरिएबल कैसे यूज़ करना है, रैंडम वेरिएबल कैसे यूज़ करना है, रैंडम वेरिएबल कैसे निकालना है। जैसे एक एग्जांपल समझिए कि अपने को क्या करना है, जैसे अपने पास में कहा कि भाई 2 कार्ड निकालो, 2 S के कार्ड निकालो, है ना, 2 S के कार्ड निकालो 52 कार्ड्स में से। ठीक है, तो 2 S के कार्ड निकालें तो हम इसको कैसे रैंडम वेरिएबल में कैसे डिसाइड करेंगे, हमने कहेंगे जो भाई पहला कार्ड निकाला, पहले कंडीशंस में क्या है दोनों के दोनों S के कार्ड नहीं होंगे, दूसरी कंडीशन में हो सकता है कि दोनों में से एक कार्ड हो S का, और तीसरी कंडीशन में क्या है कि दोनों कार्ड S के हो सकते हैं। तो कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, हमारी जो कंडीशंस है उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। जैसे किसी ने कहा कि भाई आपने को 2 कार्ड निकालने S के होने चाहिए या 2 ब्लैक कार्ड निकालने हैं, तो ब्लैक कार्ड निकालने आपके पास में या S के कार्ड निकालने, तो हमने कहा कि भाई जब हम स्टार्टिंग करेंगे तो हमने 2 कार्ड निकाले तो पता चला कि दोनों S के नहीं थे, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, या फिर हमने देखा उसमें से दोनों में से एक कार्ड S का है, ऐसा हो सकता है, या फिर दोनों के दोनों S के कार्ड निकल सकते हैं। तो 3 कंडीशंस बन सकती है। तो जब तीनों कंडीशंस बनेगी तो उन तीनों कंडीशंस को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। कि एक रैंडम वेरिएबल आपका एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर आपने देखा कि आपके मोर देन 1 कंडीशंस बन रही है, पहली इसके अंदर एक भी आपके डिजायरेबल आउटकम्स नहीं था, दूसरी जिसके अंदर एक डिजायरेबल आउटकम्स था, और तीसरी जिसके अंदर दोनों के दोनों डिजायरेबल आउटकम्स होंगे। तो 3 कंडीशन बन सकती है। सेम अगर 3 कार्ड हो तो 4 कंडीशन बन सकती है,
दो कार्ड निकालने हो तो 3 कंडीशन बन सकती है, डिफरेंट कंडीशन में आपके पास में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है या 3 थ्रो करने हैं, तो डिफरेंट कंडीशंस जो बनेगी, तो जितनी भी कंडीशंस बनेगी प्रोबेबिलिटी की सबको आपके पास में मिलाएंगे, तो दैट्स कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस उसको ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक्सरसाइज 13.4 करनी है 2021 बोर्ड के हिसाब से, जिसके अंदर आपके पास में एक्सपेक्टेशन निकालना है, बस आपको मीन और वेरिएंस नहीं निकालना है ना। मीन और वेरिएंस आपके पास है, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीजन आपको नहीं निकालना है। उसके बाद बर्नौली ट्रायल्स है वो भी आपको नहीं करना है। तो आप 13.4 तक आपके पास में आप एक्सरसाइज कर सकते हो। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मिसलेनियस में वो भी कर सकते हैं। बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम और रैंडम वेरिएबल के जो आपके पास में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ तक के क्वेश्चंस आपको मिसलेनियस से भी करने हैं, एग्जाम्पल भी करने हैं। करेंगे तो समझेंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। ऐसे समझेंगे कि इतना कब करेंगे, तो बेटा इतना कब करेंगे तो बहुत टाइम है अपने पास में, आप कर सकते हो और 24 आवर्स होते हैं, आराम से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ आपके पास में पढ़े समझें क्या क्या है, और आपके पास में 12th क्लास के स्टूडेंट से तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। चलो देखते हैं 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.4 का क्या कहता है। कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, है ना, कुछ क्वेश्चंस आप भी करें, एग्जांपल भी देखें, और जो नहीं समझ में आता है आप उसको पूछें, ठीक है। पूछने के लिए 24/7 अवेलेबल हूँ मैं, आप कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। 13.4 देखेंगे। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा है 5th क्वेश्चन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर्स ऑफ सक्सेसिव और 2 टॉसेस ऑफ अ डाइस। डाइस की आपके पास में 2 टॉस करने हैं। When the success is defined as, सक्सेस कैसे डिफाइन किए, नंबर इज ग्रेटर देन 4, नंबर 4 से ज़्यादा होना चाहिए, पहला क्वेश्चन। 6 अपियर ऑन द एटलीस्ट 1 डाई, एक डाई के ऊपर 6 होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास में पहला है नंबर इज ग्रेटर देन 4, नंबर क्या होना चाहिए, 4 से बड़ा होना चाहिए। तो नंबर 4 से बड़ा होना चाहिए, तो हमने ये कहा पहला आपके पास में नंबर 4 से बड़ा आया ही नहीं, तो मतलब आपके पास में कितना होगा कि जब आप दो डाइस को टॉस करेंगे तो 36 रहेंगे आउटकम्स। 36 आउटकम्स में से हमने ये देखा आपके पास में कि नंबर 4 से कम आया ही नहीं, मतलब आपके पास में नंबर 4 से ज़्यादा ग्रेटर देन नहीं था, 4 से कम था। तो वो कंडीशंस कितनी है, 16/36, जिसको अपन क्या कहेंगे 4/9, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, किसी एक के ऊपर, दो डाइस में से किसी एक के ऊपर जो नंबर है वो 4 से ज़्यादा है, तो वो भी कितने हैं, वो भी 16/36 या 4/9 है। दूसरी कंडीशन, दोनों के ऊपर जो नंबर है वो कितने 4 से ज़्यादा है, दैट इज़ अ 4 कंडीशन आउट ऑफ 36, दैट इज़ अ 1/9। मतलब हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला, दोनों के ऊपर नंबर 4 से ज़्यादा नहीं है। दूसरा, किसी एक के ऊपर नंबर 4 से ज़्यादा है। और तीसरा, दोनों के ऊपर 4 से ज़्यादा नंबर है। तो दैट्स कॉल आपके पास में, ऐसा डायरेक्ट आंसर ये नहीं होगा 4/36 नहीं होगा, क्योंकि रैंडम वेरिएबल है। आई बात समझे। तो 0 वाली कंडीशंस, 1 वाली कंडीशन और 2 वाली कंडीशन मिल करके एक ऐसी टेबल बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको कहेंगे अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, 6 अपियर एटलीस्ट 1 ऑन द डाइस, 6 एक बार अपियर होना चाहिए। तो हमने कहा x = 0, 6 एक बार भी अपियर नहीं है आपके पास में, और x = 1 क्या हो जाएगा, 6 एक बार अपियर हो जाएगा बस आपके पास में। बोथ ऑफ डाई का पूछा ही नहीं है, तो बोथ ऑफ डाई का नहीं निकालना है। एटलीस्ट 1 टाइम पूछा है, तो हम क्या करेंगे, x = 0 मतलब एक बार भी 6 अपियर नहीं होगा। तो एक बार भी 6 अपियर नहीं होने की कंडीशन कितनी है, 5/36, और एक बार एटलीस्ट मिनिमम एक बार 6 अपियर, एक बार 6 आने की कंडीशन कितनी है, 11/36। बस यही होगा आपका आंसर। 6 अपियर ऑन द बोथ ऑफ डाई, ये तो हो ही नहीं सकता, ये काट रखा है तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास में 2 डाइस का पूछा ही नहीं है, ये एटलीस्ट से ज़्यादा हो गया। ओके, तो आंसर कितना हो जाएगा, एक टेबल बनानी है आपको। टेबल कैसे बनानी है, ऊपर तो लिखना है आपके पास में आपकी प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल x है जो, और नीचे लिखना है उसकी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, ये ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। चलते हैं, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। अनकंटेन, एक बॉक्स के अंदर 5 रेड है, 2 ब्लैक बॉल है। 5 तो रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। 5 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। एक अर्न के अंदर आपके पास में टोटल बॉल होगी 7 है, टोटल बॉल 7 होगी आपके पास में स्टूडेंट्स। लेट x इज अ रैंडम वेरिएबल, x एक रैंडम वेरिएबल है आपके पास में, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, 2 balls drawn at the randomly, दो बॉल निकालनी है। x इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, दोनों बॉल क्या होनी चाहिए, ब्लैक। तो हमने कहेंगे x = 0, दोनों ब्लैक बॉल नहीं है, x = 1 एक ब्लैक बॉल है, x = 2 दोनों के दोनों ब्लैक बॉल है, ठीक है। तो देखते हैं, हमने कहा x = 0, कोई ब्लैक बॉल नहीं होगी, तो पहले के ब्लैक बॉल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6 रेड बॉल, और दूसरी आपके पास में कितनी हो जाएगी, 4/6, दैट इज़ रेड बॉल आपके पास में। तो 10/21 क्या हो जाएगी आपके पास में, क्या हो जाएगी, रेड बॉल। एक भी रेड बॉल नहीं होगी। x = 1 का मतलब पहली ब्लैक दूसरी रेड, पहली ब्लैक बॉल है, ओके, तो दूसरी रेड है, पहली ब्लैक है तो दूसरी रेड है, तो कंडीशन आपके पास में 2 बन जाएगी, है ना। तो दैट इज 10/21 अगेन। और x = 2 का मतलब दोनों की दोनों क्या ब्लैक बॉल, तो पहले के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी 2/7, दूसरे के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/6,
तो आपके पास में 2/7 और 1/6 होगी आपके पास में। तो आपके पास में ये हो जाएगा दोनों के दोनों ब्लैक, पहले के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी 2/7 और दूसरे के ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आपके पास में 1/6। तो दैट इज़ 2/7 और 1/6, क्योंकि एक कम हो जाएगी, एक कम आपके पास में निकाल के बाहर रखना है। ओके, तो आपके पास में ये हो जाएगा आपके पास में क्या 2/7 और 1/6, तो दैट इज़ 1/21। तो आंसर हो गया 0 पे 10/21, 1 पे 10/21 और 2 पे 1/21, दैट्स योर आंसर। अब अपने को ये भी शो करना था कि ये रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है। तो रैंडम वेरिएबल जब होगा, जब आपकी इसकी जब भी प्रोबेबिलिटी आई है इन सब का सम कितना हो जाएगा 1, तो दैट्स कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल, वो आपका रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है फ्रॉम द लॉट ऑफ 30 बल्ब, 30 बल्ब है इन विच द इंक्लूड द 6 डिफेक्टिव है ऑफ द सैंपल ऑफ 4 बल्ब इज ड्रॉन एट द रैंडम विथ रिप्लेसमेंट आपको पास में करना है। आपको 30 बल्ब है, उसमें से 6 तो डिफेक्टिव है, 4 बल्ब निकालने हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो हमने कहा 4 बल्ब निकालने हैं, x = 0, एक भी डिफेक्टिव नहीं होगा, तो चारों के चारों अच्छे होंगे। x = 0, एक डिफेक्टिव होगा, x = 2, 2 डिफेक्टिव होंगे, x = 3, 0 एक भी डिफेक्टिव नहीं, 1 एक डिफेक्टिव, 2 2 डिफेक्टिव, x = 3 3 डिफेक्टिव और x = 4 आपके पास में क्या हो जाएगा, चारों के चारों बल्ब क्या हो जाएंगे, डिफेक्टिव हो जाएंगे। तो देखो x = 0 का मतलब नो डिफेक्टिव बल्ब, तो डिफेक्टिव नहीं कितने हैं आपके पास में, नो डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं आपके पास में, तो डिफेक्टिव नहीं हैं। डिफेक्टिव टोटल कितने हैं 30 में से डिफेक्टिव कितने हैं 6, तो डिफेक्टिव नहीं कितने हैं 24। तो आपके पास में पहला डिफेक्टिव नहीं है, दूसरा डिफेक्टिव नहीं है, तीसरा डिफेक्टिव नहीं है, चौथा डिफेक्टिव नहीं है। तो चारों के डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 256/625 होगी। ठीक है, फिर x = 1 डिफेक्टिव बल्ब, एक डिफेक्टिव होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई पहला डिफेक्टिव है, दूसरा नहीं है आपके पास में, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है। फिर मैंने कहा दूसरा डिफेक्टिव है, बाकी के 3 नहीं है। फिर मैंने कहा तीसरा डिफेक्टिव है, बाकी के नहीं है। फिर लास्ट डिफेक्टिव है, बाकी के नहीं है। तो ऐसी कंडीशन बन सकती है, आपको 4 निकालने हैं ना, 4 डिफेक्टिव बल्ब निकालने हैं। तो x = 0, एक भी डिफेक्टिव नहीं था, x = 1 एक डिफेक्टिव है, तो डिफेक्टिव कैसे हो सकता है, एक पहला डिफेक्टिव हो तो तीनों नहीं हो सकते, क्योंकि एक डिफेक्टिव करना है। दूसरा डिफेक्टिव है तो बाकी के तीनों नहीं है, तीसरा डिफेक्टिव है तो बाकी के तीनों नहीं है, और चौथा डिफेक्टिव है तो बाकी के तीनों नहीं है। इन सबको सॉल्व करेंगे तो 256/625 आपका क्या हो जाएगा आंसर। x = 2 का मतलब आपके पास में क्या है, 2 डिफेक्टिव बल्ब है। 2 डिफेक्टिव बल्ब का मतलब देखो स्टार्टिंग के 2 डिफेक्टिव है, बाकी के नहीं है, मिडिल के 2 डिफेक्टिव है, बाकी के नहीं है, लास्ट के 2 डिफेक्टिव है, बाकी के नहीं है, फर्स्ट और लास्ट डिफेक्टिव है, बाकी के नहीं है। आपके पास में फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर पर डिफेक्टिव है, बाकी के नहीं है, सेकंड नंबर पर और लास्ट नंबर पर डिफेक्टिव है, बाकी के नहीं है। तो 6 कंडीशन बन रही है, तो दैट इज आपके पास में, आप इसको सॉल्व करेंगे एंड यू गेट द आंसर, है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू गेट द आंसर। ठीक है, और 3 का मतलब 3 बल्ब डिफेक्टिव है, 3 डिफेक्टिव है, 1 नहीं है, 3 डिफेक्टिव है, 1 नहीं है, 3 डिफेक्टिव है, 1 नहीं है। जितनी भी कंडीशन बन सकती है, 3 डिफेक्टिव है, 1 नहीं है, 4 कंडीशन बन रही है। तो आपके पास में ये हो जाएगा कि देयर आर 3 डिफेक्टिव बल्ब्स, और 4 का मतलब चारों के चारों डिफेक्टिव है। तो 1/6/30, 6/30, 6/30, 6/30, तो 1/625 क्या हो जाएगा आपका आंसर, चारों के चारों डिफेक्टिव है। क्या निकालना था, वापिस क्वेश्चन समझे, क्या निकालना था आपको, निकालना था डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी। 4 बल्ब निकालने, चारों के चारों कैसे होने चाहिए, डिफेक्टिव। तो हमने रैंडम वेरिएबल बना दिया x, डिफेक्टिव बल्ब के लिए 0 एक भी डिफेक्टिव नहीं है, 1 एक डिफेक्टिव है, 4 में से तो 3 नॉन डिफेक्टिव आते जाएंगे, कौन सी भी पोजीशन पे आ सकते हैं, मोर देन 1 कंडीशंस बनेगी। फिर 2 डिफेक्टिव है, कोई सी पोजीशन बन सकती है, 3 डिफेक्टिव है, किसी पोजीशन पे हो सकते हैं, पहला तीसरा दूसरा, ऐसा करके 4 में से कंडीशंस बनानी है, और चारों को चारों डिफेक्टिव बल्ब सबका डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, टेबल बनानी है। कैसे टेबल बनाएंगे, रैंडम वेरिएबल 0 ये थी, 1 पे 1 डिफेक्टिव की ये, 2 डिफेक्टिव की ये, 3 डिफेक्टिव की ये, 4 डिफेक्टिव की ये। तो इस तरीके से आपके पास में आपकी टेबल बन जाएगी, दैट्स कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आप इन सभी प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो आपके पास में वापस आंसर उतना ही आना चाहिए, कितना 1, तो दैट इज़ अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k पे x = 0 है, 2k पे 1 है, 3k पे 2 है, अदरवाइज कितना है 0 है। अब देखो क्या होता है, हमें पता होता है कि प्रोबेबिलिटी का सम, सभी प्रोबेबिलिटी का सम रैंडम वेरिएबल तो कितना होगा आपके पास में 1, तो क्या हो जाएगा k + 2k + 3k, है ना,
प्लस 0 इज इक्वल टू कितना 1, तो अब के की वैल्यू निकल गई, के की वैल्यू कितनी होगी 1/6। अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल जो लेस देन 2 है, लेस देन 2 का मतलब क्या हो जाएगा 0 और 1, 0 और 1 में 0 में कौन है, 0 में आपके पास में के है और 1 में कौन है 2 के, तो 3 के मल्टीप्लाई आपके पास में 1/6, तो 1/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2 तो 0 1 और 2 तीनों की प्रोबेबिलिटी ले लो, के की वैल्यू पुट कर लो, और ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो 2 से ज़्यादा, तो 2 और 3 आपके पास में 2 और 2 से ज़्यादा है, इक्वल टू का मतलब 2 और 2 से ज़्यादा, 3 तो है ही नहीं, तो 2 और 2 से ज़्यादा वाली प्रोबेबिलिटी, 2 से ज़्यादा वाली 0 और 2 वाली तो आपके पास में 3 के, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास में स्टूडेंट्स आपको करने हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 13, कि 13 क्वेश्चन आपको किस तरीके से करना है। ठीक है, देखो 13 क्वेश्चन क्या कहता है, लेट एक्स इज डिनोटेड द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन व्हेन द 2 फेयर डाइस इज रोल, 2 फेयर डाइस रोल की जा रही है, एक्स क्या कर रहा है सम आ रहा है। ठीक है, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, पर अपने को वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं फाइंड करना, हम इस क्वेश्चन को कहाँ तक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन तक करेंगे। ठीक है, देखो तो आपके पास में सम कितना होगा, एक्स रैंडम वेरिएबल के सम को बताता है। अगर 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो मिनिमम सम कितना होगा, 0 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 1 तो मिनिमम होता है, तो आपके पास में मिनिमम सम कितना आएगा 2, तो सम कहाँ से स्टार्ट होगा 2 से स्टार्ट होगा, 0 से नहीं, क्यों, क्योंकि सम कभी भी 0 नहीं हो सकता। आप 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो सम 0 तो हो ही नहीं सकता, सम 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हो गया, कहाँ से होगा 2 से। तो रैंडम वेरिएबल है आपके पास में x इक्वल टू 2, सम 2 कितना होगा, कितनी कंडीशन होगी, एक ही रहेगी 36 में से 1 और 1, जैसे जब सम 2 होगा तो 1/36, सम 3 कब होगा तब 2 कंडीशन होगी 1 3 और आपके पास 1 2 और 2 1, दैट इज 2/36। आपके पास में सम 6 कब होगा, 5 टाइम कंडीशंस रहेगी जब 6 होगा, 8 कब रहेगा वो भी 5/6, 10 सम कब रहेगा 3/6, 12 कब सम रहेगा 1/6 क्योंकि 6 और 6 आएगा तभी तो 12 रहेगा, 4 कब रहेगा 3/6, 5 कब रहेगा 4/36, 7 कब रहेगा 6/36, 9 कब रहेगा 4/36 और 11 कब रहेगा 2/36 टाइम। आप 36 आउटकम बना करके देखेंगे कि सम 2 कब आ रहा है, ऐसी कितनी कंडीशन है 1 है, 3 कब आ रहा है 2 है, 6 कब आ रहा है 5 है, ऐसे ऐसे अप टू 11 कब आ रहा है, जब आपके पास में सम कितना कंडीशन कितनी है 2 5 6 और 6 5। तो टेबल आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनी थी। एक्स 2 से स्टार्ट होगा, 0 से हो नहीं सकता क्योंकि रैंडम वेरिएबल सम है, सम कभी 0 नहीं होता, तो ये सब लिख दिया। इन सब का सम करेंगे तो वापस कितना आएगा, पी एक्स का सम करेंगे तो 1 आएगा। ये है एक्सपेक्टेशन, ई एक्स, एक्सपेक्टेशन भी कह सकते हैं इसको, मीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मीन भी कहते हैं, एक्सपेक्टेशन भी कहते हैं। अगर ये निकालना है तो कैसे निकालते हैं, एक्स और पी एक्स का मल्टीप्लाई, 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 एक्स और पी एक्स, एक्स पी एक्स, एक्स पी एक्स, एक्स पी एक्स का मल्टीप्लाई, और उन सब का क्या करना है सम। एक्स विथ पी एक्स, एक्स रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो यू गेट एक्सपेक्टेशन, ई एक्स एक्सपेक्टेशन होता वो आंसर कितना हो जाएगा 7। तो पहले आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, जितनी भी कंडीशंस बन रही है स्टूडेंट्स उनकी, और जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपकी बन जाएगी उसके बाद आपको क्या करना है, उन सब का निकालना है आपके पास में एक्सपेक्टेशन अगर पूछा जाता है तो, नहीं तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या हो जाएगा आंसर। वेरिएबल चेक करना है रैंडम वेरिएबल है कि नहीं है, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0, मतलब इन सब का सम करेंगे तो 1 0 क्या 1, और दैट इज़ योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ योर एक्सपेक्टेशन, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके पास में एक्सरसाइज 13.4 के कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं रैंडम वेरिएबल के। आपको भी इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशंस नहीं निकालना है, मीन भी नहीं निकालना है आपके पास में, पर आपको पता चल गया मीन कैसे निकालना है, एक्स का पी एक्स से मल्टीप्लाई करके सम करना है, तो मोर देन 1 कंडीशन का कैसे रैंडम वेरिएबल निकालना है वो हमने आज 13.4 के अंदर सीखा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको देखेंगे, समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपसे ईजिली हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपका चैप्टर नंबर कौन सा 13, जिसके अंदर आपके पास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम और रैंडम वेरिएबल, ये 4 टॉपिक आपके पास में तो हमने डिस्कस किए। आप इसको पढ़ें, समझें, एग्जांपल करें, आपके पास में और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछें, है ना। सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ मैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, तो आप पूछ भी सकते हैं कि कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आते तो आप पूछें वापस, है ना, व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछें मेरे से, आप पूछ सकते हो वापस। ओके स्टूडेंट्स।